नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर संस्कृत का। ठीक है, मतलब कि आपका जो 2023 में बोर्ड परीक्षा में जो संस्कृत का पेपर आया था वो लेकर आए हैं हम आपके लिए, और उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, मतलब आज की जो क्लास रहेगी ये इसमें हम आपको पूरा संस्कृत का पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और पेपर सॉल्व करवाने के साथ उसके पूरे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पेपर रहेगा आपका उसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रोल नंबर। ठीक है, ये किसी और का रोल नंबर लिखा हुआ है क्योंकि हमने भी पेपर कहीं से अरेंज करवाया है। ठीक है, तो जिसका भी ये पेपर है उसका ये रोल नंबर लिखा है, तो इसकी जगह लिखना है आपको अपना रोल नंबर। ठीक है, और याद रखना सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट बी है। कौन सा है? सेट बी। ठीक है, फिर इसमें आता है आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे आपको, उसकी यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, तो आपको आएंगे 23 क्वेश्चंस। कितने आएंगे? 23। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस। ठीक है, मतलब कि आपको कितने पेज का ये पेपर है, तो वो है 8 पेज का। कितने का? 8 का। ठीक है, यहाँ पे उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर का, वो आपके काम का नहीं है ये नंबर। इसके बाद है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023। ठीक है, मतलब हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन वाला है ये 2023 का। सब्जेक्ट आपको दिख रहा है संस्कृत का है। ठीक है, और इंग्लिश में भी संस्कृत। इसमें टाइम आपको 3 घंटे का दिया है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 है। ठीक है, अधिकतम नंबर कितने? 75। ठीक है, आगे देखते हैं निर्देशाः। ठीक है, मतलब निर्देश पहला है आपका सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ता। प्रदत्ता का मतलब होता है दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब प्रश्नों के सम्मुखे का मतलब होता है सामने। ठीक है, प्रश्नों के सामने क्या है? अंक, मतलब नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उनके सामने नंबर दिया है कि ये क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है। ठीक है, फिर थर्ड है सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां देयानि। मतलब सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको संस्कृत भाषा में ही देना है। कौन सी भाषा में देना? संस्कृत में, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, ओनली संस्कृत में। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। मतलब उचित विकल्प का चुनाव कर कर लिखिए। ये जो है ये एक नंबर के 6 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 6 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका टोटल 6 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपको हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, मतलब चूज द करेक्ट है ये। पहला देखते हैं इसमें रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। मतलब रमा जो पद लिखा है या शब्द लिखा है, कौन सा? रमा। इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला प्रथमा, दूसरा चतुर्थी, तीसरा पंचमी और चौथा सप्तमी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से राइट जो होगा वो होगा आपका पहला वाला। ठीक है, मतलब प्रथमा। रमा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। रमा के जो शब्द चलते हैं वो बिल्कुल बालिका की तरह चलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही आकारांत हैं। तो इसमें देखिए प्रथमा में क्या दिख रहा है? बालिका। तो बालिका की तरह ही क्या है? रमा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। मतलब कि ये जो है अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि, मतलब कि मैं अपने गांव जाऊंगा। तो इसमें हमें क्या बताना है? अव्यय कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला अहम, दूसरा स्वः और तीसरा ग्रामम, चौथा गमिष्यामि। तो इसमें से हमें बताना है राइट कौन सा होगा। अब यहाँ बात आती है कि अव्यय होता क्या है। अव्यय होता क्या है? तो अव्यय वे होते हैं जो कभी बदलते नहीं है, मतलब जो वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जो लकार वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसे अहम है,
तो अहम बदल सकता है, ग्रामम बदल सकता है, क्योंकि ग्रामम के मतलब ये यहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति का है, तो इस ये भी बदल सकता है। फिर गमिष्यामि भी बदल सकता है, ठीक है, मतलब जाऊंगा या जाएंगे, तो ये भी बदल सकता है, गमिष्यति भी हो सकता है। लेकिन सह जो है वो नहीं बदलेगा, वो गमिष्यामि के साथ भी ऐसे ही लगेगा और गमिष्यति के साथ भी लगेगा। अहम के साथ लग रहा है तो तम के साथ भी सह ही लगेगा, ठीक है। इसलिए इसमें जो अव्यय होगा वो क्या होगा, श्वः, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका सदाचारः एव परमो धर्मः, ठीक है। सदाचार भी क्या है, परम धर्म है। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, इस वाक्य में भी हमें क्या बताना है कि अव्यय कौन सा है। 4 ऑप्शन है, पहला सदाचारः, दूसरा एव, तीसरा परमः और चौथा धर्मः। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा एव, ठीक है, क्योंकि एव जो अभी मैंने बताया था, अव्यय जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलता। और यदि आपको अव्यय अच्छे से पढ़ना है तो हमारे YouTube चैनल में इसकी अलग से एक प्रिपेयर पूरी वीडियो डली हुई है अव्यय की, जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहां जाके अव्यय समझ सकते हैं। अगला है आपका 4th क्वेश्चन, चौथा नंबर। रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, मतलब राम जो पद लिखा है रामस्य, इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा वचन होगा। फिर हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला एक वचनम, दूसरा द्विवचनम, तीसरा बहुवचनम और चौथा अन्य वचनम, ठीक है। तो इसमें हमारा होगा एक वचनम। अब देख लेते कैसे होगा एक वचनम। देखिए ये है राम की विभक्तियां, ठीक है, चाहे तो आप इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था, रामस्य। अब हमें देखना है रामस्य, या नहीं है, नहीं यहाँ भी नहीं है। रामस्य हमें मिलता है यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में, ठीक है। कहाँ मिलता है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या मिलता है हमें, रामस्य। तो रामस्य कौन सा होगा, एक वचन होगा रामस्य में, ठीक है। और षष्ठी विभक्ति होगी, आप याद रखिएगा षष्ठी विभक्ति आपको जरूरी नहीं है कि वो वचन में ही पूछे, आपको पूछ सकता है कि रामस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, ठीक है, मतलब कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति। और देखो आपको शब्द रूप से संबंधित क्वेश्चन आने ही हैं, तो ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं बालक या राम की विभक्तियों से, ठीक है। तो बालक की जो विभक्तियां हैं या राम की जो विभक्तियां हैं, दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो आप राम की याद कर लीजिए या बालक की याद कर लीजिए, तो आपके इसमें दोनों कवर हो जाएंगे और दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोनों विभक्तियों से, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए और चाहें तो ये लिख भी लीजिए जिसके पास नहीं लिखा है, ठीक है, फिर आपको इजीली हो जाएगा याद करना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, मतलब लतायाम में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला प्रथमा, दूसरा द्वितीय, तीसरा चतुर्थी और चौथा सप्तमी। तो लता के जो शब्द रूप हैं वो चलते हैं रमा की तरह। किसकी तरह चलते हैं, रमा की तरह। देख लेते हैं इसका। देखिए ये है लता के शब्द, तो इसमें हमें सप्तमी में के एक वचन में दिख रहा है लतायाम, और हमारा क्वेश्चन में भी क्या है, लतायाम। तो इसमें जो है सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है। कौन सी होगी इसमें, सप्तमी विभक्ति। वैसे तो इस पर पहले से ही टिक लगा है, लेकिन इसका आप यकीन मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है गलत भी हो ये, और मैं आपको जो है वो विद प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि हाँ ये राइट आंसर है, ठीक है। मतलब तुक्के नहीं मार रहा हूँ मैं, सीधा आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि हाँ इसका यही राइट आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा 6वां नंबर का, नद्या इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, मतलब नद्या जो है इसमें कौन सा वचन है। तो पहला ऑप्शन है एक वचनम, दूसरा द्विवचनम, तीसरा बहुवचनम, चौथा अन्य वचनम, ठीक है। तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। नद्या का मतलब होता है नदी, तो यहाँ पे नद्या हमें ये यहाँ पे दिख रहा है। तृतीया का एक वचन, तो इसमें हमसे पूछा है वचन, तो यहाँ पे कौन सा वचन होगा, एक वचन, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पे, यानी कि एक वचन, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। प्रश्न क्रमांक 2, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। मतलब शुद्ध वाक्यानाम के सामने, मतलब शुद्ध वाक्य जो है उनके सामने हमें लिखना है आम। क्या लिखना है? आम। इसमें ये मतलब लिखना ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जो बोला जा रहा है वही लिखना है हमें, जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है हमें वही फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। इसमें ये नहीं चलेगा कि आपने आम ना की जगह लिख दिया ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है हमें उसको सबसे पहले केयरफुली हमें पढ़ना है और उसके बाद उन्हीं को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। फिर अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना, मतलब अशुद्ध वाक्यों के सामने क्या लिखना है? नहीं, ठीक है। और ये जो रहेंगे आपके हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा, मतलब 6 क्वेश्चन रहेंगे इसमें 6 मार्क्स के, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में प्रा उपसर्ग बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि ये किस प्रकार से टूटेगा? प्रा प्लस आचार्य, ठीक है। प्रा प्लस आचार्य इज इक्वल टू प्राचार्य, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा निर्धनः इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्गः अस्ति। मतलब कि निर्धन जो पद है या शब्द लिखा है उसमें पूछ रहा है वो कि निस उपसर्ग है क्या? तो ये होगा ना, बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि यदि हम निर्धन को तोड़ते हैं तो ये इस प्रकार से टूटेगा, निर प्लस धना, ठीक है। क्या होगा? निर प्लस धना। तो इसका जो उपसर्ग निकल के आएगा वो क्या निकलेगा? निर। कौन सा होगा? निर। इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? निर होगा, निस नहीं होगा, इसलिए ये गलत होगा, ना आएगा इसमें, ठीक है। फिर अगला है तीसरा क्वेश्चन, भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषः अस्ति। भविष्यति जो शब्द लिखा है इसमें मध्यम पुरुष है क्या? नहीं, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि भविष्यति में मध्यम पुरुष नहीं है, भविष्यति में प्रथम पुरुष है। और यदि मध्यम पुरुष में भविष्यति देखें कि मतलब भाव धातु का मध्यम पुरुष क्या होता है, तो होता है भविष्यसि। क्या होता है? भविष्यसि, ठीक है। याद रखना, भविष्यति जो है वो प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का क्या होगा? भविष्यसि, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। मतलब ये जो शब्द लिखा है अगच्छत, ठीक है, ये जो पद लिखा है अगच्छत, इसमें हमें बताना है कि ये क्या एक वचन है। इसमें क्या है? एक वचन। तो इसमें ये राइट होगा। क्यों? क्योंकि अगच्छत जो है वो एक वचन का ही शब्द है, ठीक है। किसका है? एक वचन का, इसलिए ये इसमें आम आएगा, ठीक है। आपको ये जो मैंने पहले ही बताया था, ये राइट का निशान या रॉन्ग का साइन जो है वो नहीं लगाना है, आपको सिर्फ आम या ना में उत्तर देना है, ठीक है। ये पता नहीं किसने, मतलब जिसका भी ये पेपर है उसने लगा दिए हैं, ठीक है। आपको आम या ना लिखना है। फिर अगला प्रश्न है आपका, पठति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। ये जो लिखा है पठति, इसमें लट लकार है क्या? ये पूछ रहा है, ठीक है। पठति में लट लकार तो है, इसका आएगा आम। क्योंकि पठति जो शब्द है वो लट लकार का ही है, जिसमें आता है ती तह अंति, यानी पठती पठता पठंती। मतलब लट लकार वर्तमान काल में काम हो रहा है, इसलिए उसमें कौन सा होगा? लट लकार ही आएगी। जब भी वर्तमान की बात होती है तो उसमें लट लकार होती है, ठीक है। फिर आता है आपका गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति। तो इसका आएगा ना, ठीक है। गच्छन्तु में लिट लकार नहीं है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, युग्म मेलनम कुरुत। क्या है? युग्म मेलनम कुरुत, मतलब कि सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। क्या है? सही जोड़ी मिलाइए, मैच द कॉलम। इसमें आपको 6 प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का है, मतलब टोटल 6 नंबर के, ठीक है। कितने नंबर के? 6 नंबर का। अब देखिए इसमें जो पहला है मनोरथ, दूसरा रामकृष्ण, तीसरा जगदीशा, पीताम्बरा विद्यालय, चौरात भयम। ये जो पूरे के 6 शब्द हैं ये आपको आए हैं संधि और समास से। किससे आए हैं? संधि और समास से, ठीक है। तो मैंने संधि और समास की आपको एक पूरी प्रिपेयर क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको ट्रिक के द्वारा संधि भी बताई थी और समास भी बताई थी,
ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इनको आप ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको। देखिए पहला क्या है, मनोरथः। क्या है, मनोरथः। इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए शब्द क्या है आपका, मनोरथः। क्या है, मनोरथः। तो बीच में क्या आ रहा है इसमें, ओ। क्या आ रहा है, ओ। तो इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। क्यों, क्योंकि ये किस प्रकार से टूटेगा, मनः प्लस रथः। मनः प्लस रथः मतलब मनोरथः हो जाएगा। देखिए विसर्ग संधि जो थी उसको पहचानने की मैंने जो ट्रिक बताई थी वो थी, उसमें हमें सिर्फ 5 अक्षर याद रखने थे। पहला ओ, दूसरा सा, तीसरा रा, फिर तीसरा सा और चौथा पांचवा सा। ठीक है, ओ सा र सा स। मतलब हमें याद रखना है सिर्फ ओसर सस। क्या याद रखना है, ओसर सस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा था, ओ। तो मैंने बताया था आपको, जहां भी ये शब्द दिखे इनकी जगह इन शब्दों को हटाओ और उसकी जगह विसर्ग लगाओ। जैसे यहाँ पे था मनः, देखो मन, हमने मन वैसे ही का वैसे लिख दिया। यहाँ पे ओ था, ओ को हटा के हमने विसर्ग लगा दिया। ठीक है, और प्लस रथा का रथा। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सी संधि, सॉरी हाँ संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, मतलब ये 5 शब्द में से आपको जहां भी दिखे इनको हटाओ और विसर्ग लगाओ। और एक बात और, ये ट्रिक हमारी कहाँ काम करेगी, जहां हमारे शब्द आपस में मिल रहे हों। जैसे कि मनः प्लस रथा, जहां पे ये प्लस के बाद ये मिल रहे हो ना, वहां पे ये ट्रिक हमारी काम करेगी। ठीक है, याद रखना। तो देखिए मनोरथ में क्या है, विसर्ग संधि। तो हमारा पहला हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब ये छठवा वाला पहले का आंसर, विसर्ग संधि। दूसरा है राम कृष्णाओ। राम कृष्णाओ क्या है, ये एक समास का शब्द है जिसमें हम बताना कौन सी समास है। राम कृष्णाओ का मतलब होता है राम और कृष्ण, यानी रामश्च कृष्णच। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है इसमें कौन सा समास होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी ये डबल मात्राएं दिखें, कौन सी डबल मात्राएं, या फिर जिसमें दोनों पद प्रधान हो। इसमें राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है, मतलब दोनों पद क्या हो, मेन हो। तो उसमें कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। कौन सा होता है, द्वंद्व समास। आप याद रखना, इसमें 2 वा आ रहे हैं और 2 दा आ रहे हैं। ठीक है, यानी द्वा एक बार और द्वा 2 बार। तो इसमें दोनों पद प्रधान मतलब द्वंद्व समास। ठीक है, याद रखना आप, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और उसमें डबल मात्राएं आती हैं। इतना याद रखना आप। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा होगा, द्वंद्व समास। तीसरा है जगदीशः। क्या है, जगदीशः। तो इसको यदि हम तोड़ें तो ये किस प्रकार से टूटेगा, जगत प्लस ईशा। किस प्रकार से, जगत प्लस ईशा इज इक्वल टू क्या होगा, जगदीशा। इसमें होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था, जो ता है वो गा में या मतलब दूसरे उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी, जगदीशः में व्यंजन संधि। अगला है पीताम्बरः। पीताम्बर में कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्यों, क्योंकि पीताम्बर का मतलब क्या होता है, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, पीताम्बर का मतलब क्या होता है, पीला है जिसका अंबर। तो बहुव्रीहि में मैंने आपको बताया था कि बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान रहता है। कौन सा पद, कोई अन्य, बात किसी और की हो रही हो और अन्य पद इसमें प्रधान रहेगा। जैसे कि यदि हम पीताम्बर का दूसरा एग्जाम्पल देखें तो, सॉरी पीताम्बर का नहीं, बहुव्रीहि का दूसरा एग्जाम्पल देखें तो उसमें आप जैसे मान लीजिए दशानन आता है, आपको क्या आता है, दशानन आता है। तो दशानन यानी 10 सिर वाला। तो 10 सिर वाला कौन है, रावण। ठीक है, तो मतलब बात किसी और की हो रही हो और कोई और प्रधान होता है इसमें। और जैसे कि मान लीजिए लंबोदर, मतलब लंबा है जिसका उदर, तो कौन है, गणेश भगवान। ठीक है, याद रखना आप, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, इसलिए पीताम्बर का क्या होगा, बहुव्रीहि समास। फिर अगला आता है आपका विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। क्यों, क्योंकि ये किस प्रकार से टूटेगा, विद्या प्लस आलय। और आपको यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है, बड़ा आ दिख रहा है। ठीक है,
कौन सा दिख रहा है? बड़ा आ। दीर्घ स्वर संधि में मैंने आपको क्या बताया था? वो देखिए ट्रिक मैंने बताई पहले आपको कि ट्रिक कहाँ काम करेगी, तो वो ट्रिक वहां काम करेगी जहां शब्द आपस में मिल रहे हैं, यानी शब्दों का मेल हो रहा है। ठीक है, तो विद्यालय इसमें क्या है? बड़ा आ। और दीर्घ स्वर संधि का मैंने क्या बताया था आपको? जिसमें कि बड़ा आ आए, क्या आए? बड़ा आ, बड़ी ई आए या बड़ा ऊ आए। मतलब ये 3 मात्राएं याद रखना है आपको, बड़े आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की। ठीक है, यदि आपको ये 3 मात्राएं शब्द में दिखें जहां पे शब्दों का मेल हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। और एक बात और याद रखना आप, देखिए विद्यालय में तोड़ के बताता हूं कैसे टूटेगा। विद्या प्लस आलय बराबर क्या बनेगा हमारा? विद्यालय। ठीक है, विद्या प्लस आलय बराबर क्या बनेगा आपका? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, अगला आता है आपका चौरात भयम। क्या है शब्द? चौरात भयम। तो अब देखिए बाकी तो हमने सॉल्व कर ही लिए, अब बचा हमारा सिर्फ दूसरा पंचमी तत्पुरुष, तो आपको सीधा उसी पे टिक कर देना है। और यदि ये बीच में आता, जैसे कहीं बीच में आता आपको कि चौरात भयम, में बताना है आपको कि इसमें संधि है या समास है। तो देखिए ये जो चौरात दिख रहा है आपको, ये किससे रिलेटेड दिख रहा है? ये दिख रहा है देखिए विभक्ति से रिलेटेड। किससे? विभक्ति। राम की पंचमी विभक्ति क्या होती है? रामात। क्या होती है? रामात। ठीक है, तो चौरात और रामात सेम दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा? और देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको? पंचमी। तो पंचमी विभक्ति राम की होती है रामात। ये भी दिख रहा है आपको चौरात, सेम ही है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है इसमें? देखिए तत्पुरुष समास जो होता है उसमें आपको याद रखना है विभक्तियां या कारक चिन्ह। क्या याद रखना है? विभक्तियां या कारक चिन्ह। आपको कोई सा भी शब्द दिया हो, यदि उसमें आपको विभक्ति से रिलेटेड दिख रहा है कि इसमें कोई सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है या फिर कारक चिन्ह का, जैसे कि कारक चिन्ह में जैसे मान लीजिए राजा का पुत्र है, तो का यानी संबंध कारक लग रहा है। इसमें कौन सा लग रहा है? संबंध कारक, मतलब राजा का पुत्र। लिख के देखते हैं हम। देखिए राजा का पुत्र, तो बीच यानी राजपुत्र है। क्या आ रहा है? राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। तो बीच में जो का लगा है ये है, देखिए राजा का पुत्र है, मतलब दोनों के बीच में क्या है? संबंध है, रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें बीच में जो है का, तो का क्या है? संबंध कारक में आता है। किस में आता है? संबंध कारक में। इसलिए आप याद रखना, जब भी आपको तत्पुरुष समास दिखे तो उसमें, मतलब तत्पुरुष समास जब भी किसी शब्द में होगा तो उसमें या तो कारक चिन्ह का यूज किया जाएगा या विभक्तियों को प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। और एक बात और याद रखना, देखिए यहाँ पे तो 6 क्वेश्चन दिए थे, तो 6 ही उसके सामने दिए हुए हैं कि इनमें से 6 ही आंसर हो सकते हैं। लेकिन आपको ये आगे बढ़ा के भी दे सकता, मान लीजिए इधर 6 ही क्वेश्चन दिए और इधर 7 या 8 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, कि इसमें से आपको 8 में से कोई 6 चूज करना है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। आपको बिल्कुल ट्रिक अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि कौन सी ट्रिक कौन सी विभक्ति में यूज हो, सॉरी कौन सी संधि में यूज होगी या कौन से समास में यूज होगी। ठीक है, तो ये इसकी बिल्कुल प्रिपेयर वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, संधि और समास की और संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड सभी चीजों की, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, इसमें आपको बताना एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब कि एक पद में, एक शब्द में आपको क्या देना है? उत्तर देना है। ठीक है, 6 प्रश्न हैं आपके और हर एक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का है, मतलब टोटल इसके 6 नंबर मिलेंगे आपको, 6 नंबर का। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका? सर्वदा कार्येषु का बलवती। क्या? सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि। क्या होगा? बुद्धि। ठीक है, दूसरा प्रश्न है
अत्र जीवितम कीदृशम जातम। इसका राइट आंसर होगा दुर्वहम। क्या होगा? दुर्वहम। ठीक है, प्रश्न क्या हमारा? अत्र जीवितम कीदृशम जातम यानी दुर्वहम। इसमें आपको ये जो अत्र है ना, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है खालिस्तान में कि खालिस्तान जीवितम की दुर्वहम जातम, तो अत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4। पठितवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। ठीक है, क्या है कि पठितवान जो शब्द लिखा है उसमें हमें प्रत्यय बताना कि कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, तो देखिए पठितवान पीछे क्या आ रहा है? वान, और जिस शब्द में भी पीछे वान आता है उसमें हमेशा कतवतु होता है। कौन सा होता है? कतवतु, याद रखना। अगला है गंतुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, यानी कि गंतुम जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो गंतुम पीछे क्या आ रहा है? तुम, यानी कि जिसमें भी तुम आता है, जिस शब्द में भी पीछे तुम आता है तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन। कौन सा होता है? तुमुन। और एक बात और याद रखना, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं पीछे, शब्दों के पीछे। पासे प्रत्यय और पासे पीछे, याद रखना। ठीक है, पासे प्रत्यय और पासे ही पीछे। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्दों के पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उप का मतलब होता है आगे। उप का मतलब क्या होता है? आगे। तो उपसर्ग कहाँ लगेंगे? शब्दों के आगे, याद रखना इतना। ठीक है, अगला है आपका वर्तमानः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, यानी वर्तमान है जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो पीछे क्या आ रहा है इसमें? देखिए मानः, क्या आ रहा है? मानः, यानी कि जिसमें भी मानः आता है उसमें हमेशा होता है सानच प्रत्यय। कौन सा होता है? सानच। अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न। प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि जो प्रदत्त शब्द यानी दिए हुए शब्द हैं इनको खाली स्थान में हमें भरना है, ब्लैंक्स भरना है इन शब्दों के द्वारा। ठीक है, 6 प्रश्न है आपके, हर एक प्रश्न 1 नंबर का, मतलब टोटल 6 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला बालकः, दूसरा सुंदरः, तीसरा निरर्थकम, चौथा तनोः, 5वां रसालम, 6वां गीतानी और 7वां दुर्लभः। ठीक है, क्वेश्चन 6 और ऑप्शन 7। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, ऑप्शन 7 है, तो आपको कोई 6 ही फिल करना है, मतलब इनमें से एक कोई सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला क्या है? सुलभः इत्यस्य पदस्य डैश विलोम पदम भवति। ठीक है, सुलभ पद का विलोम शब्द क्या होगा ये हमें बताना है। तो सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ। क्या होगा? दुर्लभ, मतलब ये होगा फर्स्ट का आंसर। दूसरा है सार्थकम इत्यस्य पदस्य खालिस्थान विलोम पदम भवति। सार्थकम जो शब्द लिखा है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो सार्थकम का क्या होगा? निरर्थकम। ठीक है, सार्थकम का निरर्थकम। तीसरा है मधुराभिः गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम अस्ति, मतलब मधुराभिः गीतानि में हमें बताना है कि विशेष्य क्या है। तो इसमें होगा विशेष्य आपका गीतानि। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका सुंदरः बालकः इत्यस्मिन् पदयोः खालिस्थान विशेषणम अस्ति। सुंदरः बालकः में हमें बताना है कि विशेषण क्या है। तो इसमें आएगा आपका सुंदरः। ठीक है, फिर अगला है इसमें सुंदरः। फिर अगला प्रश्न है आम्रम इत्यस्य पदस्य खालिस्थान पर्यायः भवति, मतलब आम्रम, आम्रम का मतलब होता है आम, तो आम का पर्यायवाची क्या होगा? इसका होगा रसालम। क्या होगा? रसालम। फिर अगला प्रश्न है शरीरम इत्यस्य पदस्य खालिस्थान पर्यायः भवति। शरीरम, शरीर मतलब अपना शरीर जो है उसका हमें पर्यायवाची बताना। पर्यायवाची मतलब एक से अनेक अर्थ निकले जिसके। देखिए शरीरम का क्या होगा? तनु। क्या होगा? तनु। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 तह, तह मतलब से 10 पर्यंतम
तक, पर्यंतम का मतलब होता है तक, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, मतलब कि प्रश्न क्रमांक जो 6 है, 6 से 10 तक प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है, मतलब पूरा एक वाक्य में लिखना है। अभी हमने जो ऊपर लिखे थे वो एक शब्द में आंसर दिए थे, अब हमें पूरा एक वाक्य में आंसर देना है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है जो है उसका, वस्तुतः चौराह कह आसीत, मतलब वस्तुतः चोर कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर हमें लिखना है, देखिए वस्तुतः चौराह, हमें आंसर किसकी जगह देना है, सिर्फ क्वेश्चन की जगह, बाकी पूरा सेम का सेम वैसा ही उतारना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की जगह आंसर लिखना, बाकी पूरा सेम वैसा ही उतारना है। तो वस्तुतः चौराह आरक्षी आसीत। ठीक है, फिर इसके अथवा में है, सरसः शोभा केन भवति। सरसः का मतलब होता है तालाब, क्या होता है, तालाब। तो तालाब की शोभा क्या होती है, किससे होती है, तो इसका आंसर आएगा, देखिए सरसः शोभा, देखिए क्या होगा, सरसः शोभा, तो कैन की जगह हमें आंसर देना है, तो कैन की जगह ए कैन, राजहंसेन, राजहंसेन भवति। ठीक है, तालाब की शोभा कौन होता है, एक राजहंस होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा हमें उसी फॉर्म में आंसर देना है। जैसे यहाँ पे था कह, तो यहाँ आएगा आरक्षे, फिर यहाँ था कैन, तो एकैन राजहंसेन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, सरसः तीरे के बसंती, क्या है, सरसः तीरे के बसंती। तो सरसा मतलब तालाब, तीरे मतलब किनारे, और के मतलब कौन, और बसंती मतलब बसता था या रहता है। तो देखिए यहाँ पे आएगा सरसः तीरे, सरसः तीरे के की जगह हमें आंसर देना है। इसका आंसर होगा बक सहस्त्रः, वक सहस्त्रः, सहस्त्र मतलब 100, यानी 100 बक, बक मतलब बगुले। और यहाँ पे हमसे देखिए पूछा है बसंती, तो बसंती कब आता है, बसंती आता है मतलब देखो बसती यानी एक वचन, फिर बसता यानी दो वचन, कोई दो, और बसंती मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, मतलब बहुत सारे, यानी सरसा तीरे कौन बसते थे। इस क्वेश्चन है कि सरस यानी तालाब के किनारे कौन बसते थे या कौन रहते थे, रहते हैं। तो यहाँ पे सरसा तीरे बक सहस्त्र यानी 100 बगुले रहते हैं। फिर इसका अथवा का है, जनः किमर्थम पदातः गच्छति, यानी जन यानी लोग क्यों या किस लिए पैदल, पदाते मतलब पैदल जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा जनः, इसका आंसर होगा जनः, अर्थ कार्शेन, अर्थ कार्शेन पीड़ितः बसयानाम और विहाय पदाते गच्छति। जनः मतलब लोग बाग पैदल क्यों चलते थे, तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि धन के अभाव के कारण, किसके, धन के अभाव के कारण पैदल चलते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, और याद रखना, देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का आंसर अभी नहीं बताऊंगा। मैं मतलब क्वेश्चन आंसर की एक आईएमपी अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अभी देख लीजिए आप, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, मतलब हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। ठीक है, फिर इसके अथवा में व्याघ्र किम विचार पलायतः। ठीक है, ये रहेगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका,
रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। और इसके अथवा में है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है केन समः बंधुः नास्ति। ठीक है, मतलब समय किसका सखा नहीं होता है, मतलब कौन से समय सखा नहीं होता। फिर इसके अथवा में मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। ये रहेगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। मतलब ये जो वाक्य है इसको घटना के क्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है, एक कहानी दी रहेगी, उसके ये जो वाक्य हैं वो इधर उधर दिए रहेंगे, उसको आपको एक सेपरेट कहानी के रूप में लिखना है। ठीक है, इसका देखिए 4 हैं आपके पास, 4 वाक्य दिए हैं। हर एक वाक्य जो है वो आधा नंबर का है। कितने का है? आधे मार्क्स का है। यानी 4 वाक्य इंटू हाफ करेंगे तो टोटल होगा 2, मतलब 2 नंबर का रहेगा। यदि आप 2 वाक्य सही लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं, पहला क्या लिखा है। पहला है व्याघ्रः व्याघ्रमारीयमिति मत्वा पलायितः। दूसरा है व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रः विभज्य भुज्यताम्। फिर तीसरा है मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत। फिर अगला है बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। ठीक है, ये 4 दिए हुए हैं आपको। देखिए ये जो वाक्य आपको 4 वाक्य दिए हुए हैं जिनको घटना के क्रम के अनुसार जमाना है, ये एक कहानी है। मतलब संस्कृत का जो चैप्टर 2 है आपका बुद्धिर्बलवती सदा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? बुद्धिर्बलवती सदा। ज्यादातर आपको जो घटनाक्रम के अनुसार जमाने को आते हैं वो इसी चैप्टर से आता है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूँ, बाकी फिर आप देख लीजिएगा। देखिए देवल नाम का एक गांव था, वहां पे राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो फिर वहां पे एक बार किसी जरूरी काम से उसकी जो पत्नी थी बुद्धिमती, उसकी पत्नी का नाम क्या था? बुद्धिमती। वो अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो जब वो जाती है तो रास्ते में उसको घने जंगल में एक बाघ दिखाई देता है। ठीक है, बाघ को मतलब जो बाघ है वो उनके करीब आता हुआ देखकर वो अपने दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मार के कहती है कि एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। ठीक है, तो वो कहती है कि इस एक बाघ को, जो बाघ है, तुम दोनों ही मिल बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा ढूंढ लेना। इसके बाद ये सुनकर जो बाघ था, तो बाघ ने सोचा कि उसको कोई मारने वाला है, तो ऐसा समझकर वो बाघ वहां से डरकर भाग गया। ठीक है, और इस मतलब जो वो स्त्री थी वह अपनी बुद्धि के द्वारा बच गई। देखो यहाँ भी वही है। पहला क्या है? बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मतलब बुद्धिमती जो थी वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर मतलब पिता के घर की ओर चली। ये हो जाएगा आपका पहला। दूसरा है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसको एक व्याघ्र मतलब बाघ दिखा, अपश्यत मतलब दिखा। ठीक है, फिर तीसरा है व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्र ताड़यंत्री उवाच अधुना एक में व्याघ्र विभज्य भुज्यताम। मतलब बाघ को देखकर उसने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों एक बाघ को आधा आधा बांट कर खा लो। विभज्य मतलब बांट कर, भुज्यताम मतलब खा लो। ठीक है, चौथा व्याघ्र मारी यति मत्वा पलायिता। पलायिता का मतलब भागा। तो व्याघ्र ने सोचा कि बाघ ने सोचा कि उसको कोई मारने वाला है, तो यह इसलिए वह वहां से डरकर भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप, यदि आपको हिंदी में कहानी याद है तो आप उसको आराम से उसको जमा सकते हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत संस्कृत तो आती होगी सभी को, 10th क्लास में। ठीक है,
प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, वाच्य परिवर्तनम कुरुत कोऽपि द्वय, यानी वाच्य परिवर्तन करना है, कोई दो करना है इनमें सॉल्व। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन है, तो ये होंगे आपके 2 नंबर के। ठीक है, पहला क्या है, सह रोटिकाम खादती, इसको हमें करना है कर्मवाच्य में परिवर्तित। देखिए क्या है इसमें, पहले लिख लीजिए कर्ता, लिखिए कर्ता, कर्म और क्रिया, ये आप लिख लेना। ठीक है, फिर देखिए क्या है, सह यानी कर्ता, कौन से वचन का है, एक। ठीक है, और रोटी काम कर्म 2 और खादती यानी 1, यानी कि ये हमारा कोड वर्ड बन गया 1 to 1। क्या होगा 1 to 1। ये किस में लगता है, ये लगता है आपका कर्तृवाच्य में। कौन से में, कर्तृवाच्य में का कोड क्या होता है 1 to 1, याद रखना। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये कोड आपको तब समझ में आएंगे जब आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, मतलब कि जो हमने वाच्य से रिलेटेड वीडियो बनाई थी वो आप यदि जाके देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कोड वर्ड क्या है। ठीक है, ये देखिए हमारा होगा, ये कर्त में है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है कर्मवाच्य में। किसमें, कर्म में। तो कर्म का क्या होता है, कर्म का होता है 3 1 1, मतलब कि, और इसमें याद रखना कि ये जो देखिए, मतलब 3 क्या होगा, कर्ता तृतीय विभक्ति का हो जाएगा, कर्म जो है वो एक वचन का रहेगा और इसमें कर्म प्रधान हो जाएगा, और यहाँ पे आता है आपका, देखिए ये हो जाएगा कर्म और ये हो जाएगा आपकी क्रिया। क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लगेगी, लेकिन क्रिया में क्या प्लस हो जाएगा, आत्मनेपद। क्या हो जाएगा, आत्मनेपद, ये आपका प्लस होगा। क्रिया में क्या होगा, आत्मनेपद प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको कन्वर्ट करें, सह है तो सह का क्या हो जाएगा, 10, सह का क्या हो जाएगा 10। फिर क्या है, रोटी काम, तो रोटी काम यानी रोटी काम ही रहेगा, सह रोटी काम। और फिर क्या है, खादती, तो खादती में यदि आत्मनेपद देखें तो क्या हो जाएगा, खाद्यते। क्या होगा, खाद्यते। ठीक है, 10 रोटी का खाद्यते, ये हो जाएगा कर्मवाच्य में परिवर्तित। ठीक है, दूसरा है गायकेन गीतम गीयते। क्या है, गायकेन गीतम गीयते, तो ये देखिए गायकेन जो है वो आपका, और इसको हमें करना है कर्तृवाच्य में। देखिए गायकेन यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, गीतम यानी इसमें कर्म प्रधान है, और गीयते इसमें आत्मनेपद लगा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गायकेन का हमें कर्तृवाच्य में करना। अब कर्तृवाच्य का मैंने बताया था क्या होता है 1 to 1, यानी गाय का गीतम और गीयते का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी गायते। गायकेन गीता गायते आप लिख लेना। ठीक है, फिर अगला है छात्र ग्रंथम पठति, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो देखिए छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रे। ठीक है, और ग्रंथम का ग्रंथम ही रहेगा, और फिर क्या है हमारे पास पठति, यानी पठति का आत्मनेपद क्या होगा, पठ्यते। ठीक है, छात्र ग्रंथम पठ्यते, मतलब सीधा सा हमें याद रखना है, पहले हमें देखना है कि यह किस फॉर्म में है। ठीक है, सह, देखिए इसको ही देख लेते हैं, क्या था, छात्रा, यानी इसमें कर्ता जो है वो एक वचन का है, प्रथम विभक्ति का। फिर ग्रंथम यानी कि ये है द्वितीय विभक्ति का है ये, और पठति ये भी हमारा एक वचन का है, प्रथम पुरुष का। 1 2 1 है, मतलब कर्तृवाच्य का है। किसका है, कर्तृवाच्य का। अब हमें कर्म में बदलना है। कर्म का मैंने बताया था, कर्म का क्या होता है 1 to 1 नहीं 3 1 और 1,
क्या होता है 3-1-1, मतलब कर्ता तृतीय विभक्ति का, यानी छात्र का क्या हो जाएगा छात्रेण, क्या हो जाएगा छात्रेण, यहाँ पे आएगा छात्रेण। ठीक है, छात्रेण ग्रंथम पठ्यते, और ग्रंथम का ग्रंथम, और पठती का एक यदि आत्मनेपद लगाएं और एक वचन में लिखें तो वो हो जाता पठ्यते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा छात्रेण ग्रंथम पठ्यते, याद रखना। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूले याद रखिए कि कर्तृवाच्य में ये लगता है 1-1, और उसका कर्मवाच्य में यदि हमें ट्रांसलेट करना है तो 3-1-1 हो जाएगा। मतलब कर्ता जो है आपका तृतीय विभक्ति का, कर्म मतलब एक वचन का प्रथम विभक्ति का, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलेगी और एक वचन की रहेगा, और उसमें आपको याद रखना है कि आत्मनेपद प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। फिर 13 क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य एकम सुभाषितम लिखत, मतलब कि आपको प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, जो इस जो पेपर है उसमें जो भी श्लोक आए हैं उनको छोड़कर आपको कोई एक श्लोक अपने पाठ्य पुस्तक का लिखना है। यहाँ पे सुभाषितम का मतलब ये मत समझना कि सुभाषितानी के ही लिखना है। सुभाषितम का मतलब होता है कोई अच्छे वचन जो आपको कोई ज्ञान दे। ठीक है, ये मत सोचना कि हमें सुभाषितानी के लिखने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका हमें प्रश्न निर्माण करना है। ये जो कुछ ज्यादा ही डार्क जो शब्द है इनका हमें इनकी जगह प्रश्नों का निर्माण करना है। कोअपि द्वय, यानी कोई दो करना है। एक क्वेश्चन जो है आपका दोनों 1 नंबर का है, मतलब टोटल आपके 2 नंबर का है। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला है जनकेन सुताय शैशवे विद्या धनम दीयते, मतलब जनकेन सुताय, जनकेन यानी पिता के द्वारा, सुताय मतलब पुत्र को, शैशवे यानी बचपन में, विद्या धनम दीयते यानी विद्या धन दिया जाता है। ठीक है, पहले का मतलब क्या हमारा जनकेन यानी पिता के द्वारा पुत्र को बचपन में विद्या धनम दिया जाता है। तो अब हमारा ये आ जाएगा क्वेश्चन, ये बनेगा हिंदी में ही देखें पहले तो क्या बनेगा कि पिता के द्वारा किसको बचपन में विद्या धनम दिया जाता है। ठीक है, तो किसके की जगह क्या आएगा हमारा कसमई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा जनकेन कसमई शैशवे और विद्याधनम दीयते। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, यानी न्यायाधीश जो था वो बंकिम चंद्र था, न्यायाधीश बंकिम चंद्र था। तो इसकी जगह हमें क्वेश्चन क्या बनेगा हिंदी में, पहले देखिए न्यायाधीश कौन था, क्या बनेगा न्यायाधीश कौन था। तो इसका क्या हो जाएगा न्यायाधीश कह आसीत, इसकी जगह हमें क्या लगाना है कह, बाकी पूरा का पूरा लिख देना। और एक बात और विशेष ध्यान रखना, देखिए मैं बता देता हूं इसको लिख के, न्यायाधीश कह आसीत, ये लिखा आपने क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क। यदि आप प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं तो पीछे आप प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। यदि आप नहीं लगाते हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, नंबर कट सकते हैं, क्योंकि आप प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रश्न वाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब आपने क्वेश्चन बनाया पूरा, सिर्फ ये इसकी जगह हमने लिखा कसम, उसके बाद ये पूर्ण विराम हटा के और वहां पे क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, फिर अगला देखिए क्या है व्याघ्रम दृष्टवा धूर्ता श्रृगाल अवदत, व्याघ्र को देखकर धूर्त मतलब मूर्ख श्रृगाल ने क्या कहा। तो किसको देखकर, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा किसको देखकर, यानी कम दृष्टवा धूर्ता श्रृगाल अवदत, व्याघ्र की जगह क्या आएगा कम। ठीक है, व्याघ्रम की जगह क्या आएगा कम, याद रखना।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 15। अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयत कोऽपि द्वय। यानी ये जो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं किसने किससे कहा या किसने किसके प्रति कहा, ये हमें बताना है किसने किससे कहा। कोऽपि द्वय यानी कोई दो करना है, एक जो है आपका 1 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल ये आपके 2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, याद रखना। पहला देखते हैं, सव्यवधानम ना चारित्र्य लोपाय। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था राम ने। किसने कहा था? राम ने कहा था लव कुश से। तो लव कुशव दोनों से कहा था, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है, लव कुशव। ठीक है, राम ने किससे कहा था? लव कुश से कहा था, लव और कुश से, तो द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पे कुशव। ठीक है, फिर अगला है जानाम्यहम तस्य नाम ध्येयम। ये किसने कहा और किससे कहा? ये कहा था कुश ने कहा था, यानी कुशः किससे कहा था? राम से, तो रामम। ठीक है, किसने कहा था? कुश ने कहा था, राम से कहा था। फिर तीसरा है यस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम। ये कहा था राम ने कहा था, यानी राम। और किसके प्रति कहा था? विदूषकम के प्रति। किसके? विदूषकम के प्रति। ठीक है, याद रखना ये आप। अगला आता है प्रश्न क्रमांक 16। अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीया कोऽपि द्वय। यानी ये जो नीचे कारक अशुद्ध कारक लिखे हैं, इनको हमें शुद्ध करना है। कोई दो करना है, एक जो है आपका 2 नंबर का, मतलब अरे यार, एक जो है आपका 1 नंबर का है, यानी 2 है, तो आपको टोटल 2 करना है, मतलब 2 नंबर के। ठीक है, पहला है श्री गणेशाय नमः। अब मैंने पहले आपको बताया था जब कारक चिन्ह पढ़ाए थे कि किसी को जब हम नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करने में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, नमस्कार करने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का। और राम की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, राम की चतुर्थी विभक्ति क्या है? राम की चतुर्थी विभक्ति हमारी रामाय। क्या है? रामाय। तो अब हम जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। तो श्री गणेश जी को नमस्कार कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा? गणेशाय और नमः। ये तो सिंपल है, सभी हर जगह लिखा भी रहता है, श्री गणेशाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री हनुमाय नमः। मतलब जिसको भी हमें नमस्कार करना है, श्री गुरुवाय नमः, यानी गुरु को नमस्कार। मतलब जिसको भी हम नमस्कार करते हैं उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। किस में होती है? जिसको हम नमस्कार करते हैं। यहाँ हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? गणेश जी को नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा? गणेशाय नमः। ठीक है, फिर अगला आता है आपका वृक्षस्य पत्रम पतति। मतलब पेड़ से पत्ता अलग होता है। जब भी मैंने आपको बताया था, जब किसी चीज से कोई वस्तु अलग होती है, किसी वस्तु से कोई चीज अलग होती है, तो उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे और याद रखना, जिससे याद अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे पत्रम पतति यानी पत्ता गिर रहा है, तो किससे गिर रहा है? किससे अलग हो रहा है वो? पेड़ से। तो क्या आएगा इसका? वृक्षात पत्रम पतति। पूरा वही का वही आएगा, सिर्फ आपको जिस चीज से अलग हो रहा है वो वहां पे चेंजेस होगा। तो वृक्ष से अलग हो रहा है यानी वृक्षात। इसमें वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जब भी कोई चीज किसी से अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर अगला है सीता रामस्य सह वनम गच्छति। ठीक है, तो इसको देखें यदि, तो जिसके साथ भी हम जाते हैं या जिसके द्वारा अपना काम पूरा किया जाता है, तो यहाँ पे किसके द्वारा काम पूरा किया है सीता ने अपना? राम के द्वारा, यानी राम के साथ ही तो गई है वो। ठीक है, तो क्या होगा? सीता रामेण सह वनम गच्छति। जिसके द्वारा कार्य पूरा किया जाएगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे वृद्ध जो है वो डंडे की सहायता से चलता है, तो वो किसके द्वारा चल रहा है? वो अपना काम पूरा किसके द्वारा कर रहा है? दंडे के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? वृद्ध दंडन चलती। ठीक है, याद रखना आप। और कारक चिन्ह वैसे तो बहुत इजी है, यदि आप अच्छे समझें और यदि आपको समझना है तो आप
हमारे चैनल में जाइए, वहां पे आपको एक अलग से संस्कृत ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत कोऽपि चत्वारि। ये जो नीचे शब्द दिए हुए हैं ये इनको हमें भरना है रिक्त स्थानों में, मतलब ब्लैंक्स में भरना है, और कोई 4 करने हैं, कोऽपि चत्वारि, कोई 4 करने हैं। हर एक जो है इसमें से आधे नंबर का रहेगा, यानी टोटल 4 करने हैं, आधा नंबर का एक, मतलब कोई 2 करेंगे जब आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। पहला स्थित प्रज्ञ, दूसरा यथा समयम, तीसरा अहिभुकम, चौथा जो है वो है आपका सदा, पांचवा अत्र और छठवा भृशम, ठीक है। तो देखिए पहला जो है उसमें खालिस्तान समयस्य सदुपयोग करणीय, मतलब समय का उपयोग करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? देखो समय का उपयोग तो हर टाइम करना चाहिए, ऑल टाइम करना चाहिए, इसलिए क्या आएगा सदा। तो क्या सदा समयस्य उपयोग करणीय, यानी सदा मतलब हर टाइम समय का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है खालिस्तान जीवनम दुर्वहम अस्ति। तो जीवन दुर्वहम है, कहाँ है यह हमें बताना है। इसका हिंदी मीनिंग है कहाँ है, कहाँ जीवन दुर्वहम है। तो अत्र क्या आएगा, अत्र। इसका एक क्वेश्चन भी था जो हमें एक पदेन में लिखना था, वहां पे हमें पूरा दिया था कि अत्र जीवनम कम अस्ति, ठीक है। तो वहां पे क्या आया था दुर्वहम, और यहाँ पे क्या आया अत्र, ठीक है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अत्र। अगला प्रश्न है इदानीम वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषितमस्ति, मतलब हमारा वायुमंडल, तो इसमें हम बताना है कि प्रदूषितमस्ति, तो इसमें आएगा भृशम, ठीक है। क्या आएगा, भृशम। फिर अगला है सर्वेषामेव महत्वम विद्यते, सर्वेषामेव महत्वम विद्यते, तो इसका आएगा यथा समयम, ठीक है। मतलब सभी का जो महत्व है वो कब समझ में आता है, यथा समयम, जब उसका समय आ जाता है। फिर मयूर खालिस्तान इति नामनापि ज्ञायते, तो इसका क्या आएगा, अहिभुकम। क्या राइट आंसर है इसका, अहिभुकम। फिर अगला प्रश्न है बकः अविचलः खालिस्तान एव तिष्ठति, तो इसका आएगा स्थित प्रज्ञा, याद रखना ये स्थित प्रज्ञा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 18। अधुलिखितम पद्यांशम सम्यकः पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ये आपका 3 नंबर का, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि ये जो पद्यांश दिया है इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसके प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। और आपको प्रश्नों का उत्तर लिखने का एक तरीका बता देता हूँ कि आपको प्रश्नों जो पूछा है सिर्फ उसी का उत्तर देना है और फालतू चीजें नहीं लिखनी है। और इसका जो क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इनके जो आंसर रहेंगे वो 1 वाक्य में ही देना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि एक शब्द लिख दिया फ्री, जैसे कि हमने उसमें लिखते हैं ना एक वाक्य में सिर्फ कह की जगह हमारा आंसर आएगा, वहां के पूरा का ऐसे ही। देखिए पहले ये पढ़ के दिखाता हूं मैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो, फिर नास्तिज मशमो बंधु कृत्वा यम नाशीदति, ठीक है। ये है आपका पद्यांश। अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला है महान रिपुः कः अस्ति, यानी महान रिपु क्या है। तो इसका आंसर जो आएगा वो रहेगा मनुष्याणाम शरीरः। यहाँ पे शरीरस्थो लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है कि जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में आंसर देना है। तो क्या आएगा, मनुष्याणाम शरीरः अस्ति, यानी महान रिपु मनुष्याणाम शरीरः अस्ति, ठीक है। फिर कैन समय बंधु नास्ति, तो ये आपको बता देना है। फिर कम कृत्वा नरः न अवशीदति, तो यहाँ पे कैन की जगह, यहाँ पे कम की जगह आंसर आएंगे, ठीक है, याद रखना। फिर इसके अथवा में है, देखिए अथवा का भी बता देता हूँ पढ़ के। क्या है, एक एव खगो माने वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कह वने वसति,
तो कह की जगह आंसर आएगा। दूसरा चातकः कीदृशः खगः वर्तते, तो कीदृशः की जगह, फिर कीदृशः चातकः म्रियते, तो कीदृशः की जगह आंसर। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसा लिखना है, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपका, उसमें एक आपको आएगा एक नाट्यांश। याद रखना क्या आएगा, एक नाट्यांश। पहले आता है पद्यांश, फिर नाट्यांश, फिर गद्यांश, ये चीजें आती हैं, ठीक है। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत, यानी ये जो आपको नाट्यांश लिखा है इसके प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है, ठीक है। ये नाट्यांश आप पढ़ लीजिएगा, ये 3 नंबर का है और इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। पहला है कह कथयति अहम वनराजा अस्मि, तो कह का मतलब किसने कहा, ठीक है, यानी और यह कौन कह रहा है कि मैं वनराज हूं। फिर सिंह किम कुर्वन् अवदत्, तो किम की जगह आंसर। फिर वानरः सिंहम किम कथयति, तो किम की जगह आंसर, ये याद रखना। अब इसका देखते हैं अथवा वाला, ये है इसका अथवा का, पढ़ लीजिएगा आप। इसके प्रश्न देख लेते हैं और याद रखना ये भी आपको 3 नंबर के हैं, मतलब हर एक प्रश्न 1 नंबर का, टोटल 3 नंबर का। पहला है श्रृगालः कीदृशः आसीत्, तो कीदृशः का जगह आंसर, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही। दूसरा व्याघ्र कया प्रहरन्ति दृष्टा, तो कया की जगह आंसर। फिर व्याघ्रन किम कुर्वन्ति सा दृष्टा, तो किम की जगह आंसर, बाकी पूरा पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसा देख लीजिएगा आप। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न क्रमांक 20, अधोलिखितम गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये आपका 3 नंबर का रहेगा, मतलब ये गद्यांश दिया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आपके प्रश्न रहेंगे सिर्फ जहां पे आपका प्रश्न है वहां उत्तर आएगा, बाकी पूरा का पूरा वाक्य आपको वैसे का वैसे लिख देना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका पहला प्रश्न है कृषकः काव्याम क्षेत्र कृषणम कुर्वान्नासीत्, तो काव्याम की जगह क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा बलिर्वाद्याभ्याम। फिर अगला है तयोः बलिर्वादयोः एकः कीदृशः आसीत्, तो कीदृशः की जगह आंसर। मातुः सुरभे नेत्राभ्याम कानि अविराशन, यानी कानी की जगह में आंसर देना है। फिर इसके अथवा का देख लेते हैं। देखिए इसके अथवा में क्या है, एक गद्यांश है, ठीक है। उसके भी हमें प्रश्न, आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। पहला है गृहाभ्यंतरम कः प्रविष्टः, तो कः की जगह आंसर लिखना। दूसरा देवगति कीदृशी अस्ति, यानी देवगति कैसी होती है, तो ये कीदृशी की जगह आंसर। और ग्रामवासिनः किम अकुर्वन्, तो किम की जगह आंसर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21, अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य शतशब्देषु संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत। ये रहेगा 4 नंबर का, यानी कि एक आपको खुद के मन से, मतलब स्वीकृत जो आपकी इच्छा हो, वहां पे आपको 100 शब्दों में एक संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है। पहला आपका संस्कृत भाषा है माधवम, दूसरा कवि कालिदास है, तीसरा छात्र जीवनम, चौथा दूरदर्शनम। ये 4 है ऑप्शन है आपके पास, इनको आपको किसी एक पर निबंध लिखना है, ठीक है। तो निबंध लिख लीजिएगा। यदि आपके पास निबंध नहीं है तो हमें कमेंट करके बता देना, हम आपके लिए निबंध जो है वो अलग से प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 22, ये भी 4 नंबर का आता है आपको। इसमें स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत, मतलब अपने प्राचार्य को क्या करना है, एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अथवा में है स्वभगन्या विवाहे आमंत्रितुम सौमित्रम प्रतिपत्रम लिखत, यानी खुद स्वभगन्या मतलब आपकी बहन की शादी है, यानी विवाह है, उसमें आपको अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है, ठीक है, और उसको बुलाना है, इनवाइट करना है। ये 4 नंबर का रहेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 23 और आखिरी आता है आपका, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको ये अपठित गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए, प्रश्न मैं बता देता हूँ, उत्तर आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। ये 4 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। पहला क्वेश्चन है आपका, सन्यासी कुत्र वसति इसमें, तो कुत्र की जगह आंसर, बाकी पूरा का वैसा ही का वैसा। फिर दूसरा है नौका कस्याः घट्टेन निमग्ना अभवत, तो कस्या की जगह आंसर, बाकी क्वेश्चन पूरा वैसा।
तीसरा है एकदा सन्यासी कई सह नद्या परम तीरम गतवान। तो कई सह मतलब किसके साथ गया, तो वो बता देना आप। सन्यासी किमकत, यानी सन्यासी ने क्या कहा, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और एक बात और, इनमें जितने भी आज मैंने क्वेश्चन बताए, इसमें से आपके पास जिस भी चीज का सॉल्यूशन ना हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही होती है समाप्त, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो आज वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको तो इसका लाभ मिल ही रहा है, साथ ही आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ जरूर मिले। धन्यवाद।